अमन संधू मेरे साथ मौजूद है। यूपीएससी परीक्षा के आईईएस जो एग्ज़ाम होता है वो क्रैक इन्होंने किया है और 59वां रैंक आया है। तो अमन एक बात बताइए, जैसे लगातार 3 बार आप डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी, लगातार आप प्रयास करते रहे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में अच्छे एरिया में तैयारी करनी है तो सबसे पहला फॉर्मूला है पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज बेटे ने बड़ा मुकाम हासिल किया? बहुत खुशी की बात है जी। हम तो कहते हैं भगवान सबको खुशी दे ऐसे। तो आपने कभी ये नहीं बोला कि छोटा मोटा काम कर ले या मेरा? नहीं, मैंने ये नहीं कभी नहीं बोला। इसके पापा बोलते थे लेकिन मैंने नहीं बोला ये। और जो आगे भी कुछ मिलना चाहता है नहीं, उसके लिए भी मैं पूरा सपोर्ट करूंगी। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, जो आपको बता दें कि जो बच्चे समझते हैं कि एक बार जो एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, फेल हो जाते हैं, नहीं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो हार मान लेते हैं। लेकिन अमन संधू मेरे साथ मौजूद है, जो आपको बता दें कि कुतुबपुर गांव का रहने वाला है और 3 बार यूपीएससी का इन्होंने एग्ज़ाम दिया, डिस्क्वालीफाई हुए लेकिन हार नहीं मानी। और आखिरकार आपको बता दें कि इन्होंने जिस मुकाम के लिए ये लगातार मेहनत कर रहे थे, डिस्क्वालीफाई 3 बार हो गए थे, उस मुकाम को हासिल कर लिया। और यूपीएससी परीक्षा के आईईएस जो एग्ज़ाम होता है वो क्रैक इन्होंने किया है और 59वां रैंक आया है, जिसको लेकर आज इनके गांव में भी इनका सम्मान समारोह है वो किया जाएगा। और आपको बता दें कि कुतुबपुर गांव का पहला ऐसा बेटा है अमन संधू जो यूपीएससी की परीक्षा जिन्होंने पास किया। तो अमन संधू से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि उनके अनुभव और किस तरह उन्होंने एग्ज़ाम जो क्रैक किया और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी अमन, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, तो अपने बारे में शुरुआत कर लेते हैं, पढ़ाई से ही। कहाँ से आपकी स्टडी रही, किस तरह आपने जो सफ़र है ये यहाँ तक का तय किया, थोड़ा बता दीजिए। सर मैंने अपनी 10th और 12th क्लास ओएसडी पब्लिक स्कूल कैथल से किया है और 12th में मेरे 85% थे। 2015 में मेरी 12th हुई। तो उसके बाद 1 साल के लिए मैं कोटा गया, वहाँ पे तैयारी करने आईआईटी जेईई एग्ज़ाम्स की, ताकि कोई अच्छा आईआईटी और एनआईटी कॉलेज मुझे मिल सके जी। बट वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी हाई लेवल कंपटीशन है और उनको जो पहले से बच्चों को काफ़ी चीज़ें आती थी, तो उसमें मैं थोड़ा पीछे रह गया। और एटलीस्ट मेरा 1 साल में मैंने जेईई मेंस को क्रैक किया और मैंने फिर डीकर्स मुरथल में एडमिशन लिया, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वहाँ से अपनी मैंने बीटेक 2020 में कंप्लीट की सर। फिर उसके बाद हमारे कॉलेज में कुछ सोसाइटीज़ होती थी, तो वहाँ पे किसी एक लड़के का, उसका नाम रितेश था, उसका आईईएस एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, वो भी अच्छी पोस्ट पे है। तो वहाँ से मुझे पता लगा था कि आईईएस पोस्ट इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी पोस्ट है एक। अच्छा जी। तो मैंने उसके बारे में जाना, उसका सिलेबस देखा मैंने, क्योंकि आईईएस का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू की कि उसमें क्या क्या सिलेबस आता है। लाइक उसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं और फिर इंटरव्यू होता है। तो मैं उसके हिसाब से तैयारी करने लग गया। तो मैंने अपने फाइनल ईयर में एक गेट की कोचिंग भी ली थी, ऑनलाइन वेब मोड में थी वो कोचिंग जी जी, जहाँ से जो भी इंजीनियरिंग का बेस होता है वो गेट एग्ज़ाम होता है। जो गेट को मतलब कि कवर कर लेता है वो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, क्योंकि गेट का अच्छा लेवल होता है। तो सबसे पहले मैंने 2020 में गेट दिया, अपने बीटेक पास आउट कर दिया, तब मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई गेट एग्ज़ाम में। तब मैंने ईएससी का भी दिया, तो मैंने देखा कि ईएससी में मैं अच्छा कर सकता हूँ प्रीलिम्स, बट उस टाइम पे मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो कॉलेज से भी मेरी प्लेसमेंट हुई थी एरिक्सन कंपनी गुड़गांव में। तो वहाँ पे मैंने 6 महीने वर्क किया, क्योंकि कोरोना था तो उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चला। तो काम करके मुझे ऐसा लगा कि मैं इस जॉब के लिए नहीं बना, मुझे कहीं अच्छी जगह अपनी पहचान बनानी है, ईएससी वगैरह या गेट से कोई भी एग्ज़ाम। तो मैंने 6 महीने बाद रिज़ाइन किया अपने उससे, जुलाई 2021 में। तो फिर मैंने अपने आप से खुद के नोट्स बनाए, यूट्यूब से हेल्प ली। यूट्यूब में काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और काफ़ी स्टडी मटेरियल आज के टाइम पे अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो मैंने अपने गेट की प्रिपरेशन की और साथ साथ में ईएससी करता रहा। तो 2022 फरवरी में मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और वो मैंने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लिया गेट का एग्ज़ाम। बट ईएससी में दोबारा मुझे प्रीलिम्स में सफलता प्राप्त नहीं हुई। अच्छा जी। तो फिर मैंने इसके लिए लगातार तैयारी करते हैं? हाँ जी। तो फिर मैंने गेट के स्कोर पे अपने एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लिया एमटेक बेस पे 2022 में। तो मैंने वहाँ पे साथ साथ में अपनी ईएससी की भी तैयारी करता रहा और साथ में अपने एमटेक भी करता रहा। तो 1 साल बाद मुझे एमटेक से कॉलेज में इंटेल कंपनी आई थी बेंगलोर, वहाँ से मुझे अच्छा ऑफर मिला 26 LPA पर ईयर। तो वहाँ पे बेंगलोर चला गया मैं 1 साल बाद। तो साथ में मैं अपने एग्ज़ाम दे रहा था, तो
एक ही दिन हुआ था, फर्स्ट डे ही था मेरा इंटेल में, तो मेरे पास मैसेज आया कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में एज अ टेक्निकल ऑफिसर आप रिक्रूट हुए, क्योंकि मैंने इसका एग्ज़ाम पहले दिया था। तब मुझे पहली खुशी हुई कि मुझे एटलीस्ट कुछ मिला, अपनी मेहनत करने का फल मिला मुझे। तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि मेरा एज अ टेक्निकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में ग्रुप बी की पोस्ट थी काफ़ी अच्छी, कि मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो फिर मैंने 1 महीना इंटेल में काम किया, उसके बाद रिज़ाइन करके मैंने अपना एज अ टेक्निकल ऑफिसर ज्वाइन किया दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा जी। 1 अगस्त 2023 से, तब से मैं वहाँ ही कार्यरत हूँ 1 साल से एज अ टेक्निकल ऑफिसर। तो फिर मैं वहाँ गया तो मुझे काफ़ी ऐसे बच्चे मिले कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके मेरी पोस्ट पे आए टेक्निकल ऑफिसर पे, काफ़ी पुराने बैचेस के थे, उन्होंने ईएससी की तैयारी कर रहे थे वो काफ़ी टाइम से। तो उनके उस टाइम पे सिलेक्शन हुआ, एटलीस्ट मेरे ऑफिस से 8 लोगों का ग्रुप ए में सिलेक्शन हुआ ईएससी से। अच्छा तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया कि आप बिल्कुल एक टारगेट बना के पढ़ो, क्योंकि ईएससी से बड़ी कोई पोस्ट नहीं है इंजीनियरिंग के लिए। तो उन्होंने मुझे सिलेबस बताया कि कैसे कवर करना है, और प्रीवियस ईयर बुक्स बताई कि इनसे करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी सफलता वहाँ से प्रेरणा मिली? हाँ, वहाँ से प्रेरणा मिली मुझे। उन्होंने बताया कि हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हाँ हैं। जी। तो सर फिर मैं ऑफिस के 5 बजे के बाद आके मैं मतलब कि रात के 12 बजे तक मैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था, और सैटरडे संडे में भी मैंने हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो फिर मैंने पहली बार मेंस एक अलग डिफरेंट पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया, मैंने मेंस का लिखा, उसमें मैं फाइनल लिस्ट से सिर्फ 2 मार्क्स से रह गया था। अच्छा जी। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की मेंस के लिए, 3-4 महीने मैंने कंटिन्यूस पढ़ा था, मैं मेंस के क्वेश्चंस काफ़ी बड़े होते हैं वो सॉल्व किए मैंने। तो तब काफ़ी दुख हुआ था, बट तब मुझे पता लगा कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। प्रीलिम्स हर बार फरवरी में होता है ईएससी का। जी जी। तो प्रीलिम्स क्लियर हुआ तब मुझे कुछ खुशी मिली कि एटलीस्ट मैं किसी एक स्टेप पे आगे बढ़ चुका हूँ प्रीलिम्स में। तो दोस्तों ने भी कहा कि अब तुम्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जो प्रीलिम्स है वो फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसी में क्लियर? हाँ, 4th अटेम्प्ट के फर्स्ट बार ही हुआ मुझे। अच्छा, 4th? हाँ, 4th अटेम्प्ट के अभी इसी साल सर जी। तो फिर जो मेंस था जून में था उसका मेंस, उससे पहले मैंने सभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आज तक के ईएससी के, मैंने वो सभी अपने हाथों से सॉल्व किए हैं सारे बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्योंकि मेंस में लिखने का पैटर्न भी मैटर करता है कि आप किस टाइप से लिखते हैं, कि सामने वाले जो चेकर है उसको समझ आए कि आपने अच्छे तरीके से उसको लिखा है। और कि कौन सा क्वेश्चंस करना है वो भी मैटर करता है कि। तो मैंने ऐसे ही जून में, मुझे याद है कि मेरा चंडीगढ़ एग्ज़ाम हुआ तो काफ़ी गर्मी होती है उस टाइम, और 6 घंटे बैठना एक सीट पे बहुत मुश्किल हो जाता है मेंस का पेपर देने में। तो मैंने जो भी आता था मैंने सही तरीके से उसको किया। फिर 2 महीने बाद मेंस का रिज़ल्ट आया कि मैंने मेंस क्वालिफाई कर लिया है काफ़ी। तो वो 3 गुना बुलाते हैं सीट पे मेंस इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद 17 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज का। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू चला, 40 मिनट चला। उन्होंने काफ़ी टेक्निकल चीज़ें पूछी मुझसे कि इज़राइल हमास का जो इज़राइल और ईरान में युद्ध चल रहा है, पेजर अटैक है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। काफ़ी अपने कैथल के बारे में कि आपके कैथल में कौन है एमपी एमएलए है, ऐसे लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स थे उसमें से भी उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। तो मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इंटरव्यू को लेके। वो भी खुश थे कि इन्होंने मतलब कि मैक्सिमम चीज़ें अच्छी बताई हैं मुझे। जी हाँ जी। तो अमन एक बात बताइए, जैसे लगातार 3 बार आप डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी, लगातार आप प्रयास करते रहे। काफ़ी बच्चे होते हैं एक बार कोशिश करते हैं या मैक्सिमम 2 बार करते हैं, लेकिन हार मान जाते हैं, अभी मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं नहीं कर सकता। तो आपके सामने भी कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत आई होगी? हाँ, कभी कभी ऐसे हम डिमोटिवेट हो जाते थे कि ये हमारे बस का नहीं है, कि हम छोड़ देते हैं इसको, कि और नई चीज़ ट्राई करते हैं। बट मेरे हिसाब से कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में अच्छे एरिया में तैयारी करनी है तो सबसे पहला फॉर्मूला है पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए। अगर जब भी कभी पेशेंस ख़त्म हो जाता है तो हमें मोटिवेशन देने वाला कोई होना चाहिए, और सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप कभी अकेले होते हो लाइफ में, तो कोई आपके आसपास नहीं होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने ये तैयारी शुरू क्यों की। तब वो आपको रीज़न मिलेगा कि हाँ मैंने इस वजह से तैयारी शुरू की, तो वो आपका एक सेल्फ मोटिवेशन है। और दूसरा है कि अच्छे संगति में रहना चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए जो आपको गाइड करे हर चीज़ में, और अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, और अच्छे लाइक आजकल यूट्यूब सोर्स है इतने काफ़ी अच्छे अच्छे, वहाँ पे मोटिवेशनल लेक्चर्स आते हैं। तो ये सोर्स होना चाहिए। मीन्स कंटिन्यूस एफर्ट बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब में। अगर आप सोचते हो कि मैं
अभी करता हूँ 2 साल छोड़ देता हूँ तो उसका कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हम भूल जाते हैं अपने सभी जी। एफर्ट्स। तो इस दौरान आपके मम्मी पापा ने आपको कुछ कहा हो या अभी बेटा पढ़, कोई दिक्कत नहीं, या कुछ ऐसा कहा हो कि आप नहीं कर सकते, दूसरी जगह आप तैयारी करो? हाँ, जब मेरी फर्स्ट टाइम एरिक्सन में जॉब लगी थी तब काफ़ी कम सैलरी थी मेरी कॉलेज से, तब इन्होंने कहा था कि तुम यहीं पे ही करो, मतलब कि अब ये ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये मैं इस जॉब के लिए नहीं बना, मैं काफ़ी अच्छा कुछ कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सबसे ऊपर होकर मैंने वो रिज़ाइन की जॉब। अच्छा जी। हाँ, तो फिर मैंने खुद ही अपने आप से गेट की प्रिपरेशन की, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने। तब जब इनको मैंने दिखाया कि मेरा गेट क्वालिफाई है, तब उनको लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे आगे एमटेक से लेके अपना इंटेल, और आज मैं IAS ऑफिसर बना हूँ तो यहाँ तक। जी। तो कब आपने ये सोच लिया था कि भी मैंने ये मुकाम हासिल करना है? ये मैं जब डिस्क्वालीफाई के बाद भी हाँ दोस्तों ने भी आपको कहा होगा, मित्रों ने भी, रिश्तेदारों ने भी, परिवार वालों ने भी? हाँ, सबसे पहली जो मोटिवेशन है मेरे अंदर कोटा जाके ही आई। वहाँ पे देखा कि काफ़ी हाई कंपटीशन है और काफ़ी लोग ऐसा पढ़ाई के लिए इतना जागरूक हैं कि वहाँ पे पढ़ाई ही सब कुछ मैटर करता है, कि IIT के लिए लोग कितने पागल थे। तब मुझे पता लगा कि IIT के लोग पागल इसलिए थे क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और बच्चे अपनी स्किल्स दिखा के कुछ भी अपना स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिली कि मुझे कुछ अलग करना है। फिर कॉलेज में मैंने अच्छी सोसाइटीज़ ज्वाइन की, वहाँ पे दिखता था कि आज इसका सिलेक्शन हो गया यहाँ पे IAS IPS वगैरह में। तो हमारे कॉलेज में भी एक फर्स्ट रैंक आई हुई है UPSC Air 1 से प्रदीप कुमार की, तो वो भी काफ़ी इंस्पिरेशनल था मेरे लिए कि हमारे थर्ड जैसे टियर कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज कि वहाँ से भी सिलेक्शन अच्छे हो रहे हैं। तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहती है इन लोगों से कि लोग छोटी जगह से भी अच्छा काम कर सकते हैं। जी। तो मैंने जैसे एक दौर था बीटेक का, हर कोई बीटेक करता था काफ़ी साल पहले, कई साल पहले की बात है, पूरा बूम था उस टाइम बीटेक का। अब बच्चे बीटेक में सोचते हैं कि स्कोप नहीं है, भी ये लाइन नहीं चूज करनी, तो आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद देखा कि जो बीटेक में अच्छी तरीके से पढ़ता है, जो उसके सिलेबस को कवर करता है, वो काफ़ी अच्छा मुकाम पा लेता है कि जो हर सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से पढ़े बीटेक के लिए। बट आजकल ऐसा होता है कि लोग बीटेक करते हैं बट नॉन टेक्निकल जॉब्स पे फोकस रखते हैं क्योंकि उनको खुद लगता है कहीं ना कहीं कि बीटेक में हम अच्छा नहीं कर सकते। बट मेरे हिसाब से कि बीटेक में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर्स काफ़ी बूम कर रहा है, कंप्यूटर साइंस, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो काफ़ी डिमांडिंग है बीटेक, अगर आपने अच्छी जगह से बीटेक की हुई और पूरे अच्छे मार्क्स से बीटेक की हो। जी। तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी करते हैं, बच्चों डिस्क्वालीफाई होते हैं, मायूस हो जाते हैं और हम नहीं कर सकते, हमारी किस्मत में था ही नहीं, उनके लिए क्या कुछ कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम अगर अपनी मेहनत करें और खुद पे कॉन्फिडेंस और पेशेंस हो तो हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं कि आज हमें कुछ नहीं मिला बट हमें कल कुछ नया मिल सकता है। जी। ऐसे हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी परिश्रम करना चाहिए और हमें पढ़ते रहना चाहिए, मतलब कि हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आज कैसा महसूस करोगे आप, जैसे अभी थोड़ी देर में आपको गांव वाले सम्मानित करेंगे, काफ़ी कैसा करोगे आप? अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा ऐसे कि मैं इतने अच्छे रैंक ला सकता हूँ वहाँ पे, बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से सम्मानित किया गांव वाले ने मुझे और काफ़ी कृतज्ञ हूँ मैं इन चीज़ों के लिए। जी। तो जिस टाइम आपका रिजल्ट आया, कितनी खुशी आपको मिली, आपके रिश्तेदारों को, हाँ, आपके मम्मी पापा को क्या कुछ कहना चाहोगे? उस टाइम मैं बाहर था तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि यार आपने ऐसा क्या कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है कि तुम्हारी 59 रैंक आई है। तो मुझे उस टाइम पे बिलीव नहीं हुआ, तो मैंने खुद चेक किया कि मेरी ये रैंक आई। तो मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, उनको बताया कि मेरी ऑल ओवर इंडिया 59 रैंक आई है UPSC में। तो वो काफ़ी खुश थे, मेरे रिलेटिव्स भी सभी खुश हैं इस चीज़ से। तो कल से फ़ोन आने, बधाई जी, काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं, काफ़ी टीचर्स के मैसेज आ रहे हैं मेरे NIT कुरुक्षेत्र से और DCRS से कि वो भी बहुत खुश हैं लेके कि मुझे ये सफलता मिली है इसमें। जी। तो ये थे हमारे साथ अमन संधू जिन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और आपको बता दें कि UPSC की परीक्षा में IAS में इनका 59वां रैंक आया है। तब इनके जो परिजन हैं, इसके मम्मी पापा, उनसे बातचीत करेंगे कि आज बेटे का सम्मान समारोह इनके गांव कुतुबपुर में किया जा रहा है, किस तरह का महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ एज ए पेरेंट्स ये मैसेज देना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? कृष्ण कुमार जी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको भी जी। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज बेटे ने बड़ा मुकाम हासिल किया है? बहुत खुशी की बात है जी। हम तो कहते हैं भगवान सबको खुशी दे, ऐसी सबको खुशी दे जी। तो एज ए पेरेंट्स जिस तरह आपने संघर्ष किया, आप एक किसान परिवार से बिल्कुल हैं, जी बिल्कुल। और इतना बड़ा जमींदार भी नहीं था मैं, लेकिन मैंने दिन रात मेहनत किया, ठीक है। तो मैंने इसका खर्चा चाहे कैसे भी कुछ भी किया। हमने इसको कहाँ पे, जहाँ पे भी कोचिंग लेता था, जहाँ पे भी स्टडी करना चाहता था, वहीं पे हमने भेजा इसको।
तो कभी आपने ये नहीं महसूस किया कि अभी बेटा अपना इतना मतलब है नहीं, सिस्टम है नहीं, आप छोटी जॉब करो या इसके लिए तैयारी ना नहीं करो? किया था जी थोड़ा सा बीच को, फिर लेकिन मेरे दिमाग में आ गई बात ना माँ कुछ और, जब इतना मेहनत करे तो दिहाड़ी और बढ़ने जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है। अच्छा जी। हाँ जी, तो आज कैसा गर्म महसूस हो रहा है? बहुत पूरा ज़्यादा। गाँव? मैं तेन कहूँ भगवान सबको खुशी दे दी, जी ठीक है, सबको कामयाबी दे, सबके बच्चे कामयाब हो। जी। तो ये थे, आपको बता दें कि अमन के पिताजी कृष्ण। अब इनकी मम्मी से बातचीत करेंगे, क्योंकि मम्मी के दिल में एक अलग ही खुशी होती है जब उनका बेटा या बेटी कुछ ना कुछ बनता है। हाँ जी, क्या नाम है जी? सरोज। जी, आप बताइए जी, कितनी खुशी हो रही है आज आपका बहुत बेटा खुशी अफसर हुई बनेगा? आज, बहुत खुशी हुई बहुत है ज़्यादा। हाँ, जी। तो कितने दिन से वेट कर रहे थे, कितने सालों से वेट कर रहे थे? कई साल से कर रहे थे। अब जब से जॉब मिली थी तब से तो खुशी हो रही थी, तब फिर ये कहने लगा भाई मैं आगे करूँगा मम्मी। इसके पापा तो कह रहे थे ये पागल हो रहे, इतना पढ़ेगा और कैसे करेगा। मैं बेटा मत, जब लग पढ़ना है तो पढ़, आगे जितना तेरा हौसला तो जा, जब जहाँ तक रहे तो जा। जी। फिर इसने कर लिया ये। जी। आप कितने पढ़े लिखे हो जी? मैं तो 10 पढ़ी। 10 पढ़े हैं। तो बेटा अफसर बन गया है। तो आपने कभी ये नहीं बोला कि छोटा मोटा काम कर ले या मेरा नहीं, भी हाथ मैंने बटा ले? ये नहीं कभी नहीं बोला। इसके पापा बोलते थे लेकिन मैंने नहीं बोला ये। मेरा बेटा बहुत जगह है, इसकी लगन देख ली थी मैंने, इतनी बहुत ज्यादा लगन थी पढ़ने की। उम्मीद थी आपको कि भी अफसर बनेगा ये? हाँ, मुझे बहुत उम्मीद थी। अच्छा, भाई बन कितने जाएगी। बच्चे हैं जी आप पे? 2 है बस, एक लड़का लड़की। लड़का लड़की। ठीक है। लड़की तो बड़ी। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज इस खुशी का मतलब ठिकाना नहीं है आपका, है? आज मेरा खुशी का बहुत ठिकाना नहीं है। सबने अपने बच्चे को ऐसे ही हौसले देने चाहिए, भाई बेटा आगे पढ़, बेटी हो या बेटा आगे जा, जहाँ तक जाना चाहते हो ना बेटा बेटी को पहुँचाना चाहिए। तो अमन के सभी परिजन खुश हैं। इनकी मौसी जी से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कविता है जी। और मैं अमन की मौसी हूँ। अमन की मौसी जी। हाँ, और जो अमन पहली टीचर थी स्कूल में वो भी मैं थी इसकी। पहले टीचर आप हाँ, थे? जो नर्सरी क्लास में पढ़े वो टीचर मैं थी। अच्छा जी। मैंने उस टाइम में यही सोच लिया था कि मेरा बेटा कितना बड़ा होकर कितना कुछ करेगा। हाँ जी, हाँ जी। और ये 5th क्लास में मैंने डीएवी स्कूल में लगाया ना, उस टाइम इसके भी क्लास में मेरिट आई थी इसकी। अच्छा जी। और बाकी बोल रहे थे ऐसे भी गरीब बच्चों को तो इसमें एडमिशन भी नहीं होता डीएवी स्कूल में। तो उस टाइम हमने बहुत मेहनत की और बच्चे ने हमारे पेपर एक ही बार में पास करके डीएवी स्कूल में एडमिशन ले लिया था। अच्छा जी। और फिर इसने कोटा में भी इतना बढ़िया चीज दिखाई। और आज जो ये है तो इसकी पढ़ाई पे और उसने जो समझदारी से काम किया उसकी वजह से आज है। और जो आगे भी ये कुछ बनना चाहता है नहीं, उसके लिए भी मैं पूरा सपोर्ट करूंगी जी। अगर मेरा बेटा किसी चीज में भी और पेपर देना चाहे तो मेरा पूरा सपोर्ट है। जी। तो जिस टाइम ये मतलब डिस्क्वालीफाई हुआ, कहीं पेपर इस पे पास नहीं हुए, मतलब 3 अटेम्प्ट इन्होंने डिस्क्वालीफाई रहे अमन के, उसके बावजूद भी हार नहीं मानी, आपने किस तरह इसका बातचीत की, इससे हमने हौसला बढ़ाया? यही हौसला इसका माँ और मौसी का यही दिया था हमने। अच्छा। भी बाकी किसी का भी ना कोई प्रेशर है। जब तक हम करेंगे ना अपना बच्चा की कोशिश करेगा कुछ करने की, तो हम अपने बच्चे के साथ रहेंगे। और मैं हर माँ को सोचूंगी भी बाप से भी ज्यादा एक माँ अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकती है। बाप थोड़ा कमजोर भी हो जाता है, ऐसे कहता भी इतना खर्चा है या कब करेगा, लेकिन माँ अपने बच्चे का सपना अच्छी तरह से समझती है। जी। तो आपने शुरू में सोच लिया बड़ा अफसर बनेगा? हाँ जी। आज कैसा महसूस कर रहे हो? आज मेरे पूरा को- गांव का पूरा गांव ने सम्मानित किया इसका। आज मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है। वैसे ये थोड़ा शहर में रहता ना, गाँव में, इसका मैंने किया जो किसके से। बहुत और बहुत इससे भी बड़ा अगर कुछ है ना वो पेपर वो करेगा उस दिन मेरे को और ज्यादा खुशी होगी। चलो, बहुत बहुत बधाई है जी। अभी भी इसकी स्टार्टिंग है, अभी ये समाप्त नहीं हुई है।